हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ओजोन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आज बात करेंगे। उसके ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और यह क्लास आपको घर बैठे प्रोवाइड की जा रही है। यदि इस क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम ओजोन की जो परत है, जो लेयर है, जो इस एटमॉस्फेयर में, जो इस वायुमंडल में ओजोन परत बनी हुई है, उसका क्षरण किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ओजोन परत हम सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, या ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं, या ऐसे कौन कौन से मिश्रण हैं, या ऐसे कौन से कारक हैं जो इसको प्रदूषित होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जिससे प्रश्न आता है, ओजोन परत के क्षरण के कारण। फर्स्ट देखें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन से क्रिया कर उसका विघटन कर देते हैं। इसलिए सुपरसोनिक विमानों के धुएं से निकलने वाले सुपरसोनिक विमानों के धुओं से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन परत का क्षरण करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन से क्रिया कर उसका विघटन कर देते हैं। इसलिए सुपरसोनिक विमानों के धुओं से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन परत का क्षरण करते हैं। अब देखें, हमारे दिमाग में आ रहा है सुपरसोनिक विमान किसको कहते हैं। तो ऐसे विमान जो ध्वनि की तीव्रता के साथ चलते हैं, जितने भी युद्धक विमान हैं जो ध्वनि की वेग के साथ चलते हैं, उनको सुपरसोनिक विमान कहते हैं। और उनके धुओं से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है वह इस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन से उस ओजोन से क्रिया करता है और उसका विघटन करता है, और विघटन करके उसके परत का धीरे धीरे क्षरण करता है। दूसरा, इस परत के विघटन का मुख्य कारक CFC को बोलते हैं,
क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इस परत के विघटन का मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसे फ्रियोन भी कहते हैं। यह मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ओजोन का क्षरण करते हैं। का विघटन करते हैं। देखें दूसरा CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह इसको क्षरण करता है और इसको फ्रियोन कहते हैं। यह मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ओजोन का विघटन करता है। और यह CFC किससे प्रयुक्त होता है, तो देखें यह रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होता है। यह रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह 2 के कारण है, नोट करें। ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना। तो आप देखें ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के रूप में रहता है और एक सिंगल बॉन्ड के रूप में रहता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 8 नंबर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 2 इसके साथ युग्मित बंधन वाले होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। और इसके पास 3, 4, 5 और 6 कुछ इस प्रकार से ये इसका स्ट्रक्चर शो होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यह चाहता है कि इस ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह मेरे पास आ जाएं। इसकी दूसरी अनुनादी संरचना किस प्रकार से हो सकती है, वो इस प्रकार से हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। तो इसका अनुनाद संकर किस प्रकार से शो होगा उसको देखें। इस प्रकार से हम शो करेंगे। इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसकी जो बंध लंबाई होगी 128 पिकोमीटर के बराबर। तो O3 को जब भी हम शो करेंगे तो वह इस प्रकार से शो होगा और उसके जो अणु हैं वह अलग अलग प्रकार से हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 117 डिग्री। इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे ओजोन के उपयोग।
फर्स्ट, यह कीटाणुनाशी है जो जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। दूसरा KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। KMnO4 के उत्पादन में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। थर्ड उपयोग लिखें, तेल, हाथी दांत, स्टार्च आदि के विरंजन में इसका उपयोग करते हैं। विरंजन में इसका उपयोग करते हैं। एक बार पुनः देख लें, यह कीटाणुनाशी है जो जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। KMnO4 के उत्पादन में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। तेल, हाथी दांत, स्टार्च आदि के व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे नोट कर लें। पढ़ा ओजोन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सल्फर के अपर रूप। अपर रूप, सल्फर के अपर रूप। सल्फर के 3 प्रकार के अपर रूप होते हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और प्लास्टिक सल्फर आता है। वो तीनों के नाम लिख देता हूँ मैं। पहला होता है विषम लंबाक्ष सल्फर। विषम लंबाक्ष सल्फर। इसी का दूसरा नाम क्या है? अल्फा सल्फर। दूसरा एक नताक्ष सल्फर, इसको बोलते हैं दूसरा बीटा सल्फर। और तीसरा हमारी बुक में दे रखा है प्लास्टिक सल्फर। सल्फर के 3 प्रकार के रूप होते हैं, विषम लंबाक्ष सल्फर जिसको अल्फा सल्फर कहा जाता है, एक नताक्ष सल्फर जिसको बीटा सल्फर कहा जाता है, और तीसरा सल्फर आता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर। अब प्रत्येक का एक एक का वर्णन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं विषम लंबाक्ष सल्फर के बारे में। विषम लंबाक्ष सल्फर के बारे में देखेंगे। इसके बारे में देखें, यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका जो क्वथनांक होता है
क्वथनांक 365.8 केल्विन होता है। विशिष्ट घनत्व 2.09 होता है। विषम लंबाक सल्फर, इसका दूसरा नाम भी आप यहाँ लिख देंगे साथ में, अल्फा सल्फर। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखें, यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका क्वथनांक 365.8 केल्विन होता है। विशिष्ट घनत्व 2.06 होता है। और इसको गंधक का जो विलयन होता है, क्वथनांक 385 कर देना, 365 नहीं है, 385। इसको गंधक का जो विलयन होता है, इसे गंधक के CO2 में बने विलयन को वाष्पीकृत कर प्राप्त कर सकते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है। क्वथनांक 385.8 केल्विन, विशिष्ट घनत्व 2.09 होता है। और इसे गंधक के CO2 में बने विलयन को वाष्पीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है। अब देखेंगे कि यह किस किस में अविलेय है, किस में विलेय है और किस किस में यह घुलता है। तो देखें, यह जल में अविलेय है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में विलय है। जबकि CS2 में पूर्ण विलय है। तो देखें, जल में यह अविलेय होता है, बेंजीन, ईथर और अल्कोहल में यह विलय होता है, जबकि CS2 में यह पूर्ण विलय है। तो विषम लंबाक्ष के बारे में हमने देख लिया, आप इसे नोट कर लें। आगे देखें, इसे 369 केल्विन ताप पर गर्म करने से एक नताक्ष सल्फर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे 369 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं तो यह एक नताक्ष सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। और इस अपर रूप में ऊष्मा व विद्युत की चालकता, इस अपर रूप में ऊष्मा व विद्युत की चालकता व्युत्क्रम होती है। इसे
S8 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देख ले एक बार पुनः विषम लंबाक सल्फर के बारे में। इसको अल्फा सल्फर कहा जाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका क्वथनांक 385.8 केल्विन होता है। विशिष्ट 2.09 होता है। इसे गंधक के CO2 में बने विलयन को वाष्पीकृत करके प्राप्त कर सकते हैं। यह जल में अविलेय है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में विलेय है, जबकि CH2 में पूर्ण विलेय है। इसे 369 केल्विन ताप पर गर्म करने से एक पृथक सल्फर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस अपर रूप में ऊष्मा व विद्युत की चालकता व्युत्क्रम होती है तथा इसे S8 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यदि कभी S8 की संरचना पूछी जाए तो किस प्रकार से बनाएंगे? यह इसकी संरचना होती है और इस संरचना को कहा जाता है क्राउन रूप। क्राउन और क्राउन शब्द का अर्थ होता है ताज। आप देखें यह एक प्रकार से ताज के रूप में दिख रहा है जो सर पे लगाया जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वह क्राउन रूप में होता है। आप इसे नोट करें। सेकंड आएगा एक नताक्ष सल्फर। जिसको कहा जाता है बीटा सल्फर। तो देखें इसे इंधक को जब भी मतलब हम एक नतक सल्फर की बात करेंगे तो वह बीटा सल्फर के रूप में होगा और विषम लंबाक सल्फर की बात करेंगे तो वह अल्फा सल्फर के रूप में होगा। तो विषम लंबाक का जो गंधक है उसको एक तस्तरी में हम रखते हैं और उसको एक विषम लंबाक गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर एक परत बनाते हैं जिसे ठंडा किया जाता है। इस परत में दो छिद्र कर द्रव को निष्कासित किया जाता है। द्रव को निष्कासित किया जाता है जिससे सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसे S8 द्वारा दर्शाया जाता है।
देखें एक नताक सल्फर के बारे में। इसे विषम लंबाक्ष गंधक को एक तस्तरी में पिघलाकर एक परत बना लेते हैं और उसे ठंडा किया जाता है। इस परत में दो जो छिद्र करते हैं जिससे जो द्रव होता है बचा हुआ वह निष्कासित हो जाता है, जिससे हमको सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इसे S8 द्वारा दर्शाया जाता है। और ये जो क्रिस्टल होते हैं उनको एक नक्ता सल्फर या बीटा सल्फर कहा जाता है। एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है, जो हमने विषम लंबाक्ष में पढ़ी थी, कि जो अल्फ़ा सल्फर हैं उनको आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। एक अल्फ़ा सल्फर हैं उनको गर्म करते हैं 369 केल्विन पर, जिससे हमको क्या प्राप्त होते हैं, बीटा सल्फर। और यदि इनको वापस ठंडा किया जाए, यहाँ पे गर्म करना है, तो बीटा सल्फर प्राप्त होते हैं। बीटा सल्फर को ठंडा करते हैं तो कितने पे, से 369 जो ताप है उसको कम करके अल्फ़ा सल्फर प्राप्त होते हैं। और इस वैल्यू को याद कैसे रखना रहा, तो हमको 3 के मल्टीपल याद रखने हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इससे हमको यह ताप याद भी रह जाएगा और अल्फ़ा सल्फर से हम बीटा सल्फर प्राप्त कर सकते हैं गर्म करने पर, और बीटा सल्फर से उनको ठंडा करने पर अल्फ़ा सल्फर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे नोट करें। थर्ड आएगा प्लास्टिक सल्फर। यह किसे प्राप्त होती है, देखें, जब पिघली हुई सल्फर को ठंडे जल में डुबोया जाता है, जब पिघली हुई सल्फर को ठंडे जल में डुबोया जाता है तो रबर जैसी मुलायम सल्फर प्राप्त होती है। यह नर्म व प्रत्यास्थ होती है। यह नर्म व प्रत्यास्थ होती है। इसे X6 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कुर्सी रूप में दर्शाते हैं। आपको पता हो S8 को हमने क्राउन रूप में दर्शाया था, S6 को हम कुर्सी रूप में दर्शाते हैं। देखिए, प्लास्टिक सल्फर जब पिघली हुई सल्फर को ठंडे जल में डालते हैं या उसको डुबाया जाता है तो रबर जैसी मुलायम सल्फर प्राप्त होती है और यह नरम एवं प्रत्यास्थ होती है। इसे S6 द्वारा दर्शाते हैं और इसको कुर्सी रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जब इसको हम मतलब कुर्सी रूप में दर्शाएंगे तो किस प्रकार से दर्शाएंगे उसके बारे में देखें। इसको और टेढ़ा भी किया जा सकता है।
इस प्रकार से हम इसको कुर्सी रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और इसका जो एंगल होता है वो 102 डिग्री होता है। और 205.7 pm पिकोमीटर इसकी बंद लंबाई होती है। तो प्लास्टिक सल्फर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसे नोट किया जाए। हमने सल्फर के अपर रूपों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सल्फाइड एस्टर। देखें सल्फाइड एस्टर के बारे में। जब सल्फर को वायु या ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं।